आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अरस्तू के चिंतन में क्रांति की अवधारणा के ऊपर। क्रांति को लेकर अरस्तू ने बहुत ही व्यापक चिंतन दिया है और बताया है कि क्रांति के अर्थ क्या हैं, क्रांति के कारण क्या हैं और किन किन परिस्थितियों में किस प्रकार की क्रांति होती है, और फिर क्रांति को रोकने हेतु सामान्य व विशिष्ट जो उसके उपाय हैं उसकी भी चर्चा उन्होंने अपने सिद्धांत में किया है। तो अरस्तू की क्रांति संबंधी जो धारणा है वह आज की क्रांति संबंधी धारणा से भिन्न है। किसी राज्य में जनता अथवा जनता के लिए सशस्त्र विद्रोह के नाम को क्रांति कहा जाता है, लेकिन अरस्तू के अनुसार क्रांति का जो अर्थ है वह संविधान में परिवर्तन है। संविधान में होने वाला छोटा बड़ा परिवर्तन, संविधान में किसी प्रकार का संशोधन होना, जनतंत्र का उदार रूप धारण करना, जनतंत्र द्वारा धनीतंत्र का, धनीतंत्र द्वारा जनतंत्र का विनाश किया जाना, सरकार में किसी प्रकार का परिवर्तन हुए बिना एक अत्याचारी शासक का दूसरे को हटाकर अपनी सत्ता स्थापित करना, इन सभी बातों को जो अरस्तू है वो क्रांति के रूप में परिभाषित करते हैं या क्रांति के रूप में मान्यता देते हैं। संविधान में पूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्ण रूप से बदल जाता है। इसे हम पूर्ण क्रांति कह सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार के परिवर्तन के लिए रक्तपात किया जाए। अरस्तु संविधान में परिवर्तन को ही क्रांति कहते हैं और संविधान में परिवर्तन चुनाव, धोखे अथवा रक्तहीन उपाय द्वारा भी हो सकते हैं। अब क्रांतियों के प्रकार की बात करें तो आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति। जब संपूर्ण संविधान बदल दिया जाता है तो उसे पूर्ण क्रांति, और जब उसे कोई महत्वपूर्ण भाग बदल दिया जाता है तो उसे आंशिक क्रांति कहा जाता है। पूर्ण क्रांति में राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतः बदल जाता है। रक्तपूर्ण अथवा रक्तहीन क्रांति, जब संविधान में परिवर्तन सशस्त्र विद्रोह के कारण व खून खराबे के कारण हो तो उसे रक्तपूर्ण क्रांति कहेंगे। जब संविधान या शासन का परिवर्तन बिना किसी रक्तपूर्ण उपद्रव के संभव होता है तो उसे अरस्तू ने रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी। व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति। अरस्तू के अनुसार जब संविधान परिवर्तन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को पद से हटाने के लिए होता है तो उसे व्यक्तिगत क्रांति कहते हैं, लेकिन जब संविधान परिवर्तन का उद्देश्य गैर व्यक्तिगत होता है तो उसे अरस्तू ने अव्यक्तिक क्रांति की संज्ञा दी है। वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। इसमें राज्य के निर्धन व्यक्ति राजतंत्र या धनिक तंत्र के विरुद्ध विद्रोह करते हैं अथवा धनिक व्यक्ति राजतंत्र या जनतंत्र के विरुद्ध क्रांति करते हैं। यदि निर्धन व्यक्ति राजा या धनी व्यक्तियों के विरुद्ध विद्रोह कर तो राज्य में जनतंत्र की स्थापना कर देते हैं तो उसे जनतंत्रीय क्रांति कहा जाता है। वाग्वीरों की क्रांति। जब किसी राज्य में कुछ करिश्माई नेता अपने वाग्वीर लोग लुभावनकारी नारों अथवा शब्द चमत्कार द्वारा अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए राज्य में क्रांति कर दे तो उसे हम वाग्वीरों की क्रांति या डेमागोगिक रिवोल्यूशन कहते हैं। अब क्रांति के उद्देश्य क्या हैं? तो अरस्तू ने क्रांति के कई उद्देश्यों के बारे में बात की है, जैसे प्रचलित संविधान के स्थान पर अन्य संविधान की स्थापना, जैसे राजतंत्र को हटाकर कुलीन तंत्र की स्थापना करना। प्रचलित संविधान में ही शासक वर्ग के व्यक्तियों को बदल देना, जैसे पुराने राज्य के स्थान पर नए राज्य का निर्माण करना। प्रचलित संविधान में गुणात्मक परिवर्तन करना, जैसे लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र बनाना। प्रचलित संविधान के रहते हुए किसी नए पद की स्थापना करना या पुराने पद को समाप्त करना। क्रांति के कारण की बात करें तो अरस्तू ने क्रांति के कारणों को 3 भागों में बांट रहा है: सामान्य कारण, विशिष्ट कारण और विशिष्ट शासन प्रणाली में क्रांति के विशिष्ट कारण। अब क्रांति के अगर हम सामान्य कारणों की बात करें तो उसमें सबसे पहली जो बात आती है वह है सामाजिक असमानता की। अरस्तू के अनुसार क्रांति का मुख्य कारण समानता और न्याय की इच्छा है। जब सामाजिक असमानता पैदा होती है तो साथ में क्रांति या विद्रोह की ज्वाला भी सुलगने लगती है। अरस्तू के अनुसार विद्रोह या क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। अरस्तू का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के समान बनना चाहता है। आम व्यक्ति भी विशेष अधिकारों, शक्तियों और अवसरों को प्राप्त करना चाहता है। बहुसंख्यक वर्ग संपन्न अल्पसंख्यक वर्ग से घृणा करने लगता है।
ऐसे में क्रांति का वातावरण अल्पसंख्यक वर्ग से ग्रहण करने लगता है। उस राज्य में क्रांतियाँ बार बार होती हैं जिसमें असमानता की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर हम इसको मोटे तौर पे देखें तो असमानता का क्रांति के साथ एक विशिष्ट संबंध दिखाई पड़ता है। अरस्तु के अनुसार लाभ तथा सम्मान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी क्रांति या विद्रोह होते हैं। कई बार असम्मान या हानि से बचने के लिए भी विद्रोह होता है। भय की भावना भी क्रांति को जन्म देती है। राज्य के किसी अंग अगर असमानुपाती विस्तार ले ले तो वो भी क्रांति को जन्म देता है। कई बार व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता की भावना के कारण भी क्रांति या विद्रोह करते हैं। अब क्रांतियों के विशेष कारण की बात कर लें तो शासकों में लालच की भावना। जब शासक जनता के हितों की अनदेखी करके संविधान का उल्लंघन करते हैं तो ऐसी स्थिति में राज्य का अस्तित्व व जनता का जीवन दोनों खतरे में पड़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनता ऐसे शासक के विरुद्ध विद्रोह कर देती है। शासन सत्ता का दुरुपयोग, अयोग्य व्यक्ति का शासन, मध्यम वर्ग का अभाव, आर्थिक असंतुलन, विदेशियों का बाहुल्य हो जाना, सम्मान की लालसा, भय की भावना, घृणा, जातीय भिन्नता, शासक वर्ग की असावधानी, भौगोलिक स्थिति, अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा, शक्ति का दुरुपयोग, निर्वाचन संबंधी विवाद, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसे अरस्तु ने क्रांतियों के विशेष कारण के रूप में रखा है या उसकी व्याख्या की। अब हम जो इसकी तीसरी कैटेगरी है कि विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण होते हैं, हम उसके ऊपर चर्चा कर लें। जैसे अगर हम प्रजातंत्र की बात करें तो प्रजातंत्र में कैसे क्रांति है, तो प्रजातंत्र में क्रांति का मूल आधार जन आंदोलन। जन आंदोलन व्यक्तिगत रूप से धनिक वर्ग पर अत्याचार करता है तो संघर्ष की स्थिति पैदा होती। जन धनिकों पर ज़्यादा करों का भार डाला जाता है तभी क्रांति के आसार होते हैं। जन आंदोलन सेनापति हों तभी क्रांति के आसार होते हैं। एथेंस व मेंगारा की प्रजातांत्रिक सरकारें इसी प्रकार के आंदोलन के कारण तानाशाही बदल गई थी। प्रजातंत्र को अधिक उदारवादी बनाने के लिए भी क्रांति की जाती है। यूनान के नगर राज्यों में ऐसी बहुत सारी क्रांतियाँ हुई थीं। अब हम देखें धनिक तंत्र में क्रांति। जब जनता का अधिक शोषण होता है तो लोकनायक द्वारा क्रांति कर दी जाती है। यह क्रांति सफल होती है तो जनता का शासन स्थापित हो जाता है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, फिजूल खर्ची और जो शासन सत्ता है वह कुछ लोगों में ही अगर सीमित हो तो ये सारे जो कारण हैं वह उत्तरदायी होते हैं धनिक तंत्र में क्रांति के लिए। अब कुलीन तंत्र में क्रांति को देखें। जब शासन की बागडोर कुछ व्यक्तियों के हाथों में आ जाए तो क्रांति होती है। शासन से वंचित व्यक्ति विद्रोह करते हैं क्योंकि जो वंचित हैं वह सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। महान पुरुषों का अनादर, युद्ध के कारण अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ जाना, महत्वाकांक्षी व्यक्ति की लालसा और जब न्याय प्रणाली विकृत हो जाए तो ऐसी स्थिति में कुलीन तंत्रीय व्यवस्थाओं में भी क्रांतियाँ होती हैं। राजतंत्र में क्रांति। जब राजा जनहित में कार्य ना करे और जनता पर अनाचार करने लगे तो क्रांति होती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि जब अरस्तु ने अपने शासन प्रणाली का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है तो वह बताता है कि एक कैसे परवर्टेड फॉर्म में जब चीज़ें चली जाती हैं तो जब राजतंत्र परवर्टेड फॉर्म में जाएगा, जब वह विकृत स्वरूप ले लेगा तो क्रांति होगी। तिरस्कार की भावना, षड्यंत्र, राजवंश के जो आपसी सदस्यों के बीच में झगड़ा, तानाशाही, ये सारे उदाहरण हैं, ये सारे कारण हैं जिसमें राजतंत्रात्मक प्रणाली में क्रांति घटित होती है। निरंकुश तंत्र में क्रांति। शासक परिवार के आपसी झगड़े, घृणा, तिरस्कार की भावना, व्यक्तिगत स्वार्थ, योग्य व्यक्ति का अपमान। तो इस प्रकार अरस्तु ने विस्तार पूर्वक क्रांति के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डाला। साथ में उन्होंने क्रांति के रोकने के लिए उपाय भी सुनिश्चित किए। तो अब अगर हम देखें तो अरस्तु ने उन सभी कारणों को जानने का प्रयास किया है जो संविधान को नष्ट करते हैं। अरस्तु ने क्रांतियों को रोकने के लिए जो उपाय बताए हैं वस्तुतः उनके अतिरिक्त अन्य कोई उपचार नहीं हो सकता। मैक्सी ने लिखा है कि क्रांतियों के विषैले तत्वों को रोकने के लिए आधुनिक राजनीतिक विज्ञान कहीं और विश्वसनीय उदाहरणों को नहीं लग सकता है। अरस्तु ने क्रांतियों को रोकने के उपायों को दो भागों में बांटा है, सामान्य उपाय और विशिष्ट उपाय।
सामान्य उपाय। अरस्तु ने क्रांति को रोकने के लिए सामान्य उपाय बताए हैं जो निम्न प्रकार से हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है संविधान के अनुरूप शिक्षा। संविधान को अस्थायी बनाने के लिए आवश्यक है कि बच्चों तथा नागरिकों को संविधान के अनुरूप शिक्षा दी जाए। अरस्तु का कथन है कि यदि बच्चों को शिक्षण संस्थाओं में ही संविधान का महत्व समझा दिया जाए तो संविधान की रक्षा तथा सफलता हेतु खुद को आगे भी कर सकते हैं। अच्छा शासन का मतलब, जिसे हम आज के दौर में देखते हैं, उत्तरदायी शासन, शुद्ध आचरण, कानून का पालन और राज्य के प्रति निष्ठावान, जिसे हम राजभक्त नागरिक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये सारे जो तत्व हैं ये उपाय हैं क्रांति को रोकने के। आंतरिक फूट में कमी करना, सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करना, शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो सके, शक्तियाँ विकेंद्रित रहें, न्याय समानता की स्थापना, ये कुछ उन्होंने जो उपाय बताए हैं इससे हम क्रांतियों की रोकथाम कर सकते हैं। अगर न्याय स्थापित है, समानता समाज में है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, आपस में सद्भावनापूर्ण संबंध हो, आंतरिक फूट ना हो, शासक के अच्छे आचरण हो, अच्छा शासन प्रणाली हो, कानून का पालन किया जाए, निष्ठावान नागरिक हों और संविधान के अनुरूप शिक्षा हो, तो हम क्रांतियों को रोक सकते हैं। ये क्रांति के रोकने के सामान्य उपाय हैं। अब विशिष्ट उपाय में उन्होंने बताया है प्रजातंत्र को, जैसे हम देखें तो शासन को जनता के स्वतंत्रता का अधिकार किसी प्रकार आघात नहीं पहुंचना चाहिए, समानता का सिद्धांत, धनिकों के प्रति कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, जन आंदोलन का अंत किया जाए। इस प्रकार से हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में क्रांति को रोक सकते हैं। धनिक तंत्र में राज्य में बाह्य या आंतरिक फूट या विवाद नहीं होना चाहिए, गरीबों के प्रति उदार दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए, शासन को धन कमाने का साधन नहीं समझना चाहिए, सरकारी कोष का उपयोग किया जाना चाहिए। फिर कुलीन तंत्र में शासक के जनता के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, महान पुरुषों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। राजतंत्र में वह कहते हैं कि राजा को संविधान के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और राजा को जनता के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। निरंकुश तंत्र में क्रांति रोकने के लिए वो कहते हैं कि शासक की तरह ही शासन करे, उसे जनहित की भावना का ख्याल रखने का बहाना करना चाहिए, उसका आचरण शुद्ध होना चाहिए, उसे देवता का उपासक होना चाहिए, उसे अपने जीवन की रक्षा का सदैव ध्यान रखना चाहिए। हालांकि बड़े ही विशद तरीके से उन्होंने क्रांति को परिभाषित करने के बाद क्रांति के सामान्य कारण, क्रांति के विशेष कारण और विशेष प्रकार की प्रणालियों में क्रांति के कारणों की पड़ताल के बाद अरस्तु ने क्रांति के रोकथाम के लिए सामान्य उपाय और विशिष्ट उपाय की विवेचना की। फिर भी कुछ आलोचनाएं हैं जो अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की तरफ हैं कि एक तो वह एक तरफ निरंकुश तंत्र को सबसे निकृष्ट शासन प्रणाली मानता है, तो दूसरी तरफ इसे स्थायित्व प्रदान करने के उपाय भी बताते हैं जो कि अनावश्यक और अवांछनीय प्रतीत होता है। अरस्तु क्रांति को एक बुराई की नज़र से देखते हैं, अच्छाई की नज़र से नहीं। हालांकि मतलब उन्होंने क्रांति को हमेशा एक नेगेटिव कंसेप्ट के रूप में देखा है। आलोचकों का यह कहना है कि कभी कभी क्रांति जो है वह सुधार और वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए भी किए जाते हैं। अरस्तु ने क्रांति शब्द का प्रयोग केवल संविधान और शासन प्रणालियों में परिवर्तन के अर्थ में किया है। आलोचकों का मत है कि क्रांति शब्द इतना व्यापक है कि इसका प्रयोग किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है और अरस्तु ने अपने विचारों से निरंकुश शासन के हाथ में कुछ ऐसे खतरनाक, क्रूर और अमानुषिक युक्तियां दी हैं जिससे जनता के सारे अधिकार, सारी मान मर्यादाएं और संपत्ति लूटी जा सकती है। तो इस तरीके से हम अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की व्याख्या कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी